हेलो बच्चों, पढ़ाई हो रही है। हर वीडियो में स्टार्टिंग में मैं यही पूछूंगा, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना और आप लोगों का काम है बहुत सारा पढ़ना। ठीक है, तो अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। पढ़ रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी होती है, रिवाइज कर ले। हाउ मेनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर हियर? कितने प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं? 4। कौन कौन सी? पहला आपने पढ़ ली डिटेल में, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए आपने, फोर्स से पहले वाला वीडियो देखिएगा। दैट इज आरवीपी, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमें ये पढ़नी है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, इट्स कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ बता दें मैं आपको, पुरानी बातें बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो जब हम बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो अजीबोगरीब तरह के आंसर्स मिलते हैं। सर वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉइल हो जाता है, पहला आंसर। दूसरा आंसर वो टेम्परेचर सर जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और कई तो ये भी बोलते हैं सर वो टेम्परेचर जिसमें पानी बॉइल करता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये जो डेफिनेशंस है ना, दे आर गुड अप टू 8th लेवल और 9th लेवल और 10th लेवल। अब जब आप 12th में आ गए हैं और आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कोई नीट देगा, कोई IIT देगा, कोई और एग्जाम देगा, तो यहां तक जो डेफिनेशन है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की मैं बोलता हूँ मॉडर्न डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट किसका? लिक्विड का ही होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है ना। अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या है, तो इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं, लिक्विड जो है लिक्विड क्यों है? क्वेश्चन समझ में आया? लिक्विड क्यों है? लिक्विड स्टेट में क्यों है, कहने का मतलब लिक्विड क्यों है? तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, है ना। लिक्विड इसलिए है क्योंकि वो गैस नहीं, जब वेपर नहीं, क्योंकि वो सॉलिड नहीं। बच्चों के आंसर्स हैं, आप जैसे बच्चों से। हाँ, एक सेंसिबल या बढ़िया आंसर मैं बोलूंगा, सर लिक्विड स्टेट इसलिए को लिक्विड स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड के बीच के फोर्सेस, लिक्विड के बीच के फोर्सेस, वो सॉलिड से वीकर है, राइट, और गैस से स्ट्रॉन्गर है। आपको पता है सॉलिड से लिक्विड आते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। तो अगर मेरा सवाल है लिक्विड क्यों है, तो हम बोलेंगे लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से वीक है और गैस से स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो लिक्विड इसलिए। पर अब मैंने बोला कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड है और गैस का होगा, तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि किसी भी सरफेस मतलब जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सपोज वाटर, क्योंकि वाटर बेसिक्स है आपको समझाने के लिए, वाटर मैंने लिया, तो वाटर इज अ लिक्विड। नाउ व्हाई वाटर इज अ लिक्विड? तो आते हैं थोड़ा सा इसको प्रेशर की टर्म्स में समझते हैं। सपोज मेरे पास एक प्योर लिक्विड है ए, राइट। अब ए के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ए ये रहा, दूसरा ए का मॉलिक्यूल ले रहा, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो ये वेपर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? और वेपर में कन्वर्ट दो जगह से हो सकता है, एक तो सरफेस से और एक बल्क से। सरफेस से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। पर जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं, तो बॉइलिंग होता है बल्क से, नीचे से, अंदर से, ठीक। अब लिक्विड क्यों है? ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि कहीं पे भी जब लिक्विड रखा होता है तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर
क्या बोला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होता है लिक्विड के ऊपर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या मानते हैं? 180 एम या 760 mm। तो लिक्विड क्यों है? क्योंकि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक। आपको पता है कि अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, तो पता है। तो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है लिक्विड के ऊपर, वो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कितने स्ट्रॉन्ग है ना, नॉट टू गेट converted into vapors, not so that they themselves cannot be converted into vapors। मतलब वो इतने strong intermolecular forces हैं कि the liquid molecule cannot on its own cannot be converted into vapors। अपने आप वो liquid vapor में convert नहीं होगा, ठीक है। तो हम liquid क्यों है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पड़ रहा है, कहीं पे भी लिक्विड रखा हुआ है, दैट इज मेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्गर बना रहा है, इसलिए लिक्विड बॉयल नहीं हो रहा है या वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है फ्रॉम द बल्क ऑफ द। समझ में? अब हमने बोला कि इस लिक्विड को हमें बॉयल कराना है। क्या बोला? इस लिक्विड को हमें बॉयल कराना है। तो अब हमें बॉयल कराना है तो हम क्या करेंगे? चलिए आगे, समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे चलते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद रखिएगा मैंने, ठीक है। अब मैंने बोला सपोज मेरे पास ये लिक्विड है ए को चलो मान लेते हैं सॉल्वेंट पानी, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे से हीट करना शुरू किया, एग्री? अब क्या हुआ? ऊपर से क्या बढ़ा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना बच्चों। तो अब क्या होगा? जो लिक्विड के बल्क में, कभी चाय बनाई, चाय सबने बनाई, तो जब नीचे से बीकर को हीट करते हैं या उस वैसे को जिसमें चाय बनती है उसको हीट करते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाले जो लेयर है उसको जब हीट मिलेगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सबसे नीचे है, बॉटम लेयर पे है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और आपने हीट को करना कंटिन्यू रखा, ऐसा नहीं कि गैस जलाया और फिर बंद कर दिया, अब नहीं होगा वो, ठीक है। तो आपने गैस जला के रखी, यानी कि यू आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द हीट, आप हीट को कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब जो बॉटम लेयर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, एक टाइम में उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, जब आप हीट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, किसकी? लिक्विड के मॉलिक्यूल जो बॉटम पे है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने आप को लिक्विड फेज में नहीं रख पाएंगे। क्या बोला? जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो लिक्विड की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, H2O लिक्विड को हीट करते हो तो आप बोलते हो ना H2 गैस में कन्वर्ट हुआ, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी हम हीट कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, नो, वी आर नॉट सेइंग दैट। हम कह रहे हैं जब लिक्विड को कन्वर्ट करते हो गैस में कन्वर्ट होता है। तो हमने वही बोला कि जब हम लिक्विड को नीचे से हीट कर रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड के सरफेस के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने बढ़ जाएंगे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा? ऊपर से क्या बढ़ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नीचे क्या हुआ? लिक्विड के सरफेस के अंदर क्या हुआ? लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए। क्या बोला? लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनकी वजह से, क्या बोला? लिक्विड के अंदर हमने हीट किया, लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये प्रेशर डेवलप करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है कि जब हम लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हीट कर रहे हैं, सॉरी, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? गैस में। अब वो क्या करेंगे? ऊपर से प्रेशर मारेंगे, ऊपर की तरफ प्रेशर मारेंगे हम, सॉरी, ठीक है, ऊपर की तरफ मारेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ H2, सपोज H2 लिक्विड। तो अब क्या हुआ? अब इस लिक्विड के ऊपर या लिक्विड पे दो तरह के प्रेशर काम कर रहे हैं।
एक ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिक्विड को लिक्विड रख रहा है ना बच्चों, जो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और दूसरा लिक्विड के अंदर लिक्विड के वेपर सॉरी लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए, वो ऊपर की तरफ प्रेशर मारेंगे, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एग्रीड? तो अब क्या होगा? वो टेम्परेचर, अब हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई सर आप तो हमें बॉइलिंग पॉइंट सिखा रहे थे, या आप तो राम कहानी सुनाने लग गए। तो राम कहानी नहीं सुना रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure, क्या vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, is called boiling point of liquid। क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। समझ में आया? तो जब आप अपनी बुक्स खोलते हो और उसमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझते लिखी होती है, तो मैं गारंटी देता हूं अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 95% से ज्यादा को डेफिनेशन समझ में नहीं आती, वो रट लेते हैं। रटना नहीं है, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं रटना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं रखनी, ये तो फिजिकल है, इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स बिल्ड होते हैं। तो हमने क्या बोला है? बॉइलिंग पॉइंट क्या? वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि देखो ना, जब अब आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जब 373 केल्विन पे हम लिक्विड पानी को हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, तो क्या होगा? लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ प्रेशर मारेंगे। तो क्या करेंगे? ऊपर से लगने वाले प्रेशर को अपोज करेंगे, है ना? ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या कर रहा है? लिक्विड को लिक्विड रख रहा है, शुरू में बताया था। और नीचे से लगने वाला प्रेशर, ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, वो क्या करना चाहता है? वो चाहता है मैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करूं। अब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो नहीं चाहता लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो। और नीचे से जो लिक्विड का वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोज काम कर रहा है, वो चाहता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, दैट मींस बॉयल होना शुरू हो जाए। तो हम बोलते हैं लिक्विड को उस टेम्परेचर पे हीट करो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर ऊपर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऊपर से लगने वाला प्रेशर गायब हो गया। जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर गायब हो जाएगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने आप वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड। उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, मैंने 10 मिनट लगाए इसको समझाने में, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट को ढंग से समझना है, ढंग से समझते ही नहीं है बच्चे। गलती उनकी भी नहीं है, उनको समझाया नहीं जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। मैंने देखा है, मैंने कई स्कूलों में जाके देखा है, तो उनको इसे नहीं है, उनको बस डेफिनेशन बोल देते हैं कि वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डीप में जाओ तो बच्चे समझ नहीं पाते, आपको समझना है ऐसा। तो समझ में आया मेरी डेफिनेशन? तो आप क्या रखेंगे? वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 180। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे बड़े न्यूमेरिकल्स, जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे अगर आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। तो अब मैं क्या बोलूं? मैं बोलूंगा जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 373 केल्विन है। तो मैं बोलूंगा एट 373 केल्विन वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि 1 atm होगा। तो वाटर का वेपर प्रेशर 373 केल्विन पे कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सिमिलरली बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होगा? एट दीज टेम्परेचर्स उनका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट में किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। याद आ गया? अब
हमें बेटा मैं हटा रहा हूं उसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चले, हमें तो पढ़ना है भाई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम इसको लिखते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी, ठीक है। पहले टर्म समझ लो, फिर मैं आपको एकदम से समझ में आएगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें, क्या बोला, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। और ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, इसका मतलब दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। अब सवाल आता है ज्यादा क्यों होगा, तो ये समझना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, और जो ज्यादा होगा, जितना डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, पहली चीज। और बी चीज, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी टू बिल्ड योर कांसेप्ट, टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, आप छोटी छोटी ट्रिक्स सीखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री, सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला पहली बात तो हमने टर्म याद रखी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर उसको सीखने के लिए दो कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं कि टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, भाई टेम्परेचर ज्यादा तो लिक्विड जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। और वेपर अगर जल्दी लिक्विड अगर जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या, उसको बॉइल करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, तो कम हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। अब मैं इसको आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं, और नहीं आएगा तो ना बोलेंगे। ग्राफ किसका है, ये है टेम्परेचर, ठीक है, और यहां पे क्या, यहां पे क्या, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर केल्विन में, यहां पे क्या है बोलो भाई, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रखे, नीचे क्या रखे, क्या टेम्परेचर यहां पे रख लेते हैं, यहां पे क्या, चलो टेम्परेचर यहां पे, और यहां पे क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं मैं, इस लाइन को बोलेंगे 180, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 180। अब मैंने क्या किया है, प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर ए लिया, ठीक है। और केस नंबर सेकंड, मैंने ए के अंदर बी डाल दिया, और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एग्रीड। अब पहले हम एक ही बात कर लेते हैं, मैंने इस ए को यहां पे रखा, ये ए है, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये नहीं आर्बिट्रेरी टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर में ले सकता, ठीक है। आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब जब मैंने बढ़ाना शुरू किया तो सपोज इस टेम्परेचर पे आ गया, इस टेम्परेचर पे आ गया, ठीक है, ए जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने बराबर हो गया, तो ये कब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद ये कौन है, ये है लिक्विड स्टेट, इससे ऊपर इससे आगे टेम्परेचर करोगे तो कब आगे जाएगा, तो ये वेपर स्टेट है ना।
हाँ है ना। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ये इसको बोलेंगे टी नॉट बी। और टी नॉट बी क्या होगा, टी नॉट बी क्या होगा, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ना बेटा। तो टी नॉट बी क्या, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 180। ठीक है, ये क्या है, यहां से लिखने आते क्या हो रहा है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, एग्रीड। अब मैंने क्या किया, आपको क्या पता है कि ए था, सारा का सारा सरफेस एरिया किसके पास होता है, ए के पास। तो वेपर में कौन जाता है, ए जाता है, उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, सबको पता। अब ए के अंदर मैंने क्या किया, बी डाल दिया, क्या किया, बी डाल दिया, बी डाल दिया। बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक, तो वेपर में तो जा नहीं सकता, और सरफेस एरिया तो ऑक्यूपाई करेगा ना। अब क्या होगा, ए कम जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, पी। तो पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, है ना। तो आपको क्या पता है, सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर कम, सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर कम। तो अब मैंने सॉल्यूशन लिया, उसको सेम टेम्परेचर पे रखा जिसपे कि सॉल्वेंट को रखा। ये किसका कर्व है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कर्व है ना, प्योर ए का कर्व है ना। अब यहां पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या था, कोई भी हमने टेम्परेचर लिया था, जब हमने प्योर ए को यहां पर रखा था उसका वेपर प्रेशर इतना है। ठीक है, अब सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, या यूरिया डाल दिया, या ग्लूकोज डाल दिया। तो चीनी डालते ही नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डालते हैं, सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, जितना यहाँ पे आया था उससे कम है। यहाँ पे पी नॉट है, पी नॉट है मुझे। अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो इसका कर्व भी आगे बढ़ेगा। ये किसका कर्व है, सॉल्यूशन का। एग्रीड। अब मेरा सवाल, क्या सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा जिसपे प्योर सॉल्वेंट बॉयल कर रहा था, क्या बोला मैंने, क्या मेरा सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा जिसपे प्योर सॉल्वेंट बॉयल कर रहा था? हम बोलेंगे ना। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम तो जिस टेम्परेचर पे ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसमें जितना कि हमने प्योर सॉल्वेंट को हीट किया था, जब हमने प्योर सॉल्वेंट को हीट किया था तो इस टेम्परेचर में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 180 के बराबर हो गया था। तो टी नॉट बी को हमने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या है, क्या सॉल्यूशन डाल, क्या सॉल्यूशन बॉइल करेगा, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर। तो अब टी नॉट बी पे मेरा सॉल्यूशन कभी भी बॉयल नहीं करेगा। अब मैंने तो ठान रखा, मैंने तो कसम खा रखी, नहीं वी हैव टू बॉयल द सॉल्यूशन, सोच के आए घर से कि सॉल्यूशन को बॉयल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 180 के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे, हीट करने पे क्या, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे इसको लिखेंगे टीबी, और टीबी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, टी नॉट बी माइनस टीबी। टी नॉट बी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी टी नॉट बी नहीं, बड़ा कौन सा है, टीबी, टीबी माइनस टी नॉट, है ना। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, और इसको क्या बोला, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, ठीक है। तो सम अप कर दूं, जब हम एक लाइन में बोलूंगा अब मैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ टू डिफाइन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, हम ये बोलते हैं कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में, क्या बोला, जब हम प्योर सॉल्वेंट में
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं डायरेक्ट बोलूंगा मैं, जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से कम आएगा, इसलिए इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं करेगा। राइट? अगर हमें सॉल्यूशन को बॉयल कराना है तो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm तक लाना है, और 1 atm तक लाने के लिए हमें सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आया? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दी, वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना बेटा। इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। इस और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक एक्सप्लेन हो गया। अब आप ये समझ में आएगा बच्चों। हमने बोला चलो अब जो मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो अब इसको समझिएगा, हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन कब हुआ? जब हमने चीनी डाली, पानी के अंदर चीनी डाली। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना बेटा। समझना इस बात को, बस ये एक पॉइंट समझना है आपको। उसके बाद पूरी डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। पूरी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रखा हो, तो आपको बस एक पॉइंट समझना है। क्या बोला? एक पॉइंट समझना है, एक पॉइंट समझना है, ठीक है। एक पॉइंट क्या कि भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना बड़ा? दरअसल एलिवेशन। तो एलिवेशन किसके बराबर है? हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बच्चे बोलते सर कैसे? फटाक से देखना। ये कौन है? ए, इसका वेपर प्रेशर P0, ठीक है। इसमें कौन डाला? ए में बी डाला। बी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। समझना। अब क्या हो गया? बी को आप कितना डालोगे? थोड़ा सा डालोगे तो थोड़ा सा सरफेस एरिया, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा सरफेस एरिया, ठीक है। और जितना सरफेस एरिया कम होगा, जितना सरफेस एरिया कम, उतना वेपर में ए का जाना आसान मुश्किल नहीं है। दोबारा ए में बी डाला, सपोज बी थोड़ा सा डाला तो ज्यादातर ए और ए में मिल जाए, तो इसका प्रेशर P है, और P हमेशा P0 से कम हो। जितना ज्यादा आप बी डालोगे, बी ज्यादा डालोगे, बी सरफेस पे ज्यादा जाएगा, तो ए का वेपर में ज्यादा मुश्किल आएगा, तो ये कम होता जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो P0 माइनस P बढ़ जाएगा। भाई ये 100 है, सपोज P0 को मान लेते हैं 100, ठीक है। अब P कितना है वो डिपेंड करते हो आप चीनी कितनी डालोगे। आप चीनी कम डाली तो P ज्यादा है, सपोज 90 है, तो P0 माइनस P कितना है? 10। समझना। तो जितनी ज्यादा, अगर आपने बी ज्यादा डाल दिया, सपोज P0 100 है, बी आपने ज्यादा डाल दिया, बी ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा सरफेस में ए क्या है? कम है, और बी ज्यादा हो गया तो ए कम जाएगा, तो इस बार ए का वेपर प्रेशर कम आएगा, पीए कम आएगा। ये पीए कितना आएगा? सपोज 50 आया। समझ में आया? तो P0 माइनस पीए कितना है? 50। तो P0 माइनस पीए ज्यादा कम जब सॉल्यूट ज्यादा। समझ में आ गया? तो इसलिए हम बोलते हैं जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, इस लाइन को समझ, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा सरफेस पे सॉल्यूट आएगा, उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा, उतना इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा आएगा। और लोअरिंग अगर, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग अगर ज्यादा आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा डालने पर लोअरिंग ज्यादा आएगी। इस पॉइंट को समझना बेटा, यही एक पॉइंट है जो काम का है, बाकी तो डेरिवेशन है सारी।
सोल्यूट ज्यादा तो लोअरिंग ज्यादा, लोअरिंग ज्यादा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम तो एलिवेशन करना पड़ेगा ज्यादा, तो एलिवेशन ज्यादा कम, एलिवेशन कम तो डेल्टा टी नॉट बी, इसको लिखते हैं एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग, लोअरिंग को क्या बोलते हैं पी नॉट ए माइनस पी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो डिटेल में होगी। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि मेरी वीडियो देखो और भी वीडियो देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं हमेशा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इजी नहीं, इजी बेटा देखो इजी केमिस्ट्री पढ़ा के आप समझ लेते हैं, पर इजी केमिस्ट्री पढ़ा के आपको आगे जाके बोर्ड्स में कंपटीशंस में प्रॉब्लम होगी, तो एक लेवल बनाओ अपना, एक लेवल बनाना है। तो मैंने क्या बोला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम का एलिवेशन ज्यादा, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या था, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या था, बोलो 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 बोलो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स था या नहीं। अब पी नॉट ए कोई जरूरी, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी आया, और आपको पता है कांस्टेंट होता है, अगर इस कांस्टेंट को हटाऊंगा तो इक्वालिटी का साइन इसमें हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। ठीक है, तो और मैं क्या लिखता हूं, पी नॉट ए माइनस पी ए मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, है ना। अब यहां लिखना, हम बोलते हैं ना डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग और लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये दोनों भी भाई भाई हुए, तो देयरफॉर डेल्टा टीबी इन दोनों को कंपेयर करेंगे, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग। ये पॉइंट समझना है। आप मुझे कमेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, 2 बार 3 बार आप 10 बार बोलेंगे, मैं 10 बार समझाऊंगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब आ जाओ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे, क्या होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, बोलो बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, hence it is a colligative property। क्या प्रूव कर दिया, hence it is a colligative property। तो यहां बोलो, यहां तक कुछ समझ में आया तो बोलो जल्दी बोलो। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली करेंगे, डिटेल में करेंगे। देखो ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ colligative प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं जो मेरी क्वेश्चन नंबर 3 है उससे मैं आगे रिलेशनशिप बताऊं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलालिटी। मोलालिटी पता है ना आपको, मोलालिटी, मोलालिटी को बोलेंगे स्मॉल m। ठीक है, नाउ व्हाट इज माय इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 क्या है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी। के को मान लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट याद है। बट वी नो दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब बच्चों अब देखो, अब आपकी रिवीजन, यहां पे आपकी रिवीजन काम होती है। मैंने आपको हमेशा बोला है मेरी सारी केमिस्ट्री रिलेशनशिप के ऊपर होती है। अगर आपने कल नहीं पढ़ा तो मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप भी अपना काम ढंग से करो, मुझे भी अपना काम ढंग से करने दो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे
तो मैं ढंग से कैसे पढ़ा? हाँ, आपको तो रिवाइज करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इतनी बातें क्यों सुना रहे हो, डायरेक्ट बोलो ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन? ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो वी नो दैट स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 xb ओवर m। याद है 1000 काय भी बोल लो, काय भी यानी कि मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट ओवर m, ये पता है आपको? या xb को लिख लो, xb के ये काय भी क्या होता है? स्मॉल m इनटू ma ओवर 1000। होता है, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ को उठा के फोर्थ में पुट करो। ये भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, पर आपके लिए ये भी डिटेल है। बुक वाले डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा डीपी इज इक्वल टू केबीएम। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं कभी भी लिखता हूं डायरेक्ट, हर चीज डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अगर कुछ इंटरव्यू, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो चीजें को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो देयरफॉर फिफ्थ को फोर्थ में रखो, फिफ्थ को फोर्थ में रखो, तो क्या आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू एम ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट है, अपॉन 1000 भी कांस्टेंट है, इनटू स्मॉल एम। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। अब के एनी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा कांस्टेंट, 1000 हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इन तीन कांस्टेंट को रिप्लेस करने के बाद मैं लिख रहा हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। ठीक है, वेयर केबी क्या है? केबी क्या है? के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इनटू एमए ओवर 1000। ठीक है, ये अपनी मेन इक्वेशन हो गई 6। ठीक है ना बेटा? ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू केबीएम, ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब ये मैं हटा रहा हूं बच्चों, तो ये आपने कर लिया होगा, मुझे थोड़ा सा आगे करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बोलते हैं व्हाट इज केबी। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केबी किसके डायरेक्टली को? के कांस्टेंट है, ऑल्सो कांस्टेंट एम है। केबी को क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूं इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे पानी है, पानी का मोलर मास कितना? 80। इसके लिए केबी की वैल्यू देखो, केबी की वैल्यू आ रही है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, बेंजीन C6, इसका मोलर मास होता है 80, 4.5 गुना। ठीक है, तो ये आएगी केबी की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 2.49 के आसपास। ये देखो, ये भी 5 टाइम्स होगी, ये भी नियरली 5 टाइम्स होगी। तो मोलर मास ज्यादा तो केबी की वैल्यू ज्यादा। क्या बोला? मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का, सोल्यूट का केबी से कोई लेना देना नहीं। मोलर मास ज्यादा, किसका ज्यादा? सॉल्वेंट का ज्यादा। तो क्या ज्यादा? केबी की वैल्यू ज्यादा। अब केबी को हम क्या बोलते हैं? केबी को क्या बोलते हैं? केबी को नाम दिया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम दिया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि सर इब्लियोस्कोपिक क्या है? इब्लियोस्कोपिक क्यों रखा? नहीं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्यों रखा? थोड़ा बता दो। मैं बच्चों से पूछता हूं सर इब्लियोस्कोपिक क्यों रखा? तो बच्चे बोलते हैं सर किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो फिर एक बोलता है बच्चा, दूसरा बोलता है सर मुझे तो नहीं लगता है साइंटिस्ट का नाम होगा। मैंने पूछा क्यों? सर एक बात बताओ ना, साइंटिस्ट अपने बच्चे का नाम इब्लियोस्कोपिक थोड़ा रखेगा? ये बच्चे बोलते हैं आपस में, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। चलो इसका आंसर रीजन बात है। इब्लियोस्कोपिक होता है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इब्लियोस्कोपी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं विच आर रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब इब्लियोस्कोपी ब्रांच है, अलग से ब्रांच हमारी केमिस्ट्री। ठीक है, इसलिए इसका नाम है इब्लियोस्कोपी। ना वो बोलते हैं डिफाइन इब्लियो केबी, तो हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। अगर हमने बोला इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू,
अब मोलालिटी को साइड में देख लें। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू इन केजी। ये 1 कब होगी? जब इन दोनों का रेशियो 1 होगा, है ना। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। अब मुझे बोला गया केबी को डिफाइन करो, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो। कैसे आया समझ में? कैसे आया समझ में? अच्छे से आया समझ में, नोट करते रहिएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? केबी को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द elevation in boiling point, elevation in boiling point when the molality of solution is unity, unity मतलब 1। क्या? जब मोलालिटी 1 होगी, या और क्या बोल सकते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी, ठीक है, ये इज इक्वल टू द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्या? डेल्टा टीबी। कब? जब मोलालिटी 1 है, मोलालिटी 1 है। और मोलालिटी 1 कब होगी? जब 1 मोल सॉल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ पानी। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ पानी। पानी मतलब सॉल्यूट। पता समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो केबी किस पर डिपेंड करेगा? इंपॉर्टेंट है बेटा। केबी डिपेंड्स अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। गुड। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। अब 2 चीजें और। पहली चीज, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आसान काम है, ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ये नई चीज है। अब वो टाइम में मैं थोड़ा किताबों से हटके कर रहा हूं। हटके मतलब आपको नॉर्मली यहां तक आपको मिल जाएगा, ये सब नहीं मिलता जनरली। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं लेटेस्ट, ये अलग किया गया, ये आपको नहीं कराया जाता नॉर्मली, और न्यूमेरिकल आ जाता है, फिर आप फंस जाते हैं, फिर वहां पे करते हैं आप डेरिवेशन। प्रैक्टिस होती नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले से पढ़ा हुआ हो तब थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन आर एल बीपी एंड बीपी एलिवेशन, किसके बीच में? जो हमने अभी पढ़ी। आर एल बीपी क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है? डेल्टा टीपी। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ना देखना, फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इक्वेशन, ठीक है। क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, केबी इंटू डब्ल्यूबी ओवर एमबी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू, ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला तो ये होता है ना। तो एमबी क्या होगा बच्चों? एमबी क्या? केबी ओवर डेल्टा टीबी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटू डब्ल्यूबी ओवर डब्ल्यूए इंटू 1000। मैं आपको जानबूझ के फॉर्मूला ट्राई करके दे रहा हूं ताकि रिमाइंडर्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या? कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक हो गया? चलिए आगे। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आरएलवीपी एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मैंने क्या बोला? हटके ना। नाउ फ्रॉम आरएलवीपी, जल्दी बोलो। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्सबी। एक्सबी की जगह मोलालिटी के रखोगे तो क्या होगा? अभी 5 बार ड्राइव करा दिया, स्मॉल एम इंटू एम ए ओवर 1000। ये क्या रहेगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहां से मोलालिटी निकालो तो स्मॉल एम क्या जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए
into 1000 over MA। एग्रीड हो गया? जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये नोट कर लेना, मैं इसको हटाऊंगा बेटा क्योंकि मुझे यूज करना है। इसको नोट कर लेना था। ठीक है। और दूसरा क्या? फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। तो एम क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी ओवर केबी। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 7। राइट। अब देखो भाई सॉल्यूशन एक है, चाहे उसकी आरएल भी निकालो चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालो, सॉल्यूशन तो एक है। भाई आपने 10 ग्राम नमक को 100 ml पानी में डाल दिया तो उसकी मोलारिटी तो सेम आएगी ना, है ना? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप अलग अलग मेजर कर सकते हो, तो मोलारिटी सेम, तो इक्वेट कर दो। इधर लिख दो बच्चों ताकि क्लियर हो जाए। ये हो गया ना? ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा? P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इंटू 1000 ओवर MA इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन केबी। ना उसको अब आप किसी भी तरह से इसको रख सकते हैं आपके ऊपर। ना ये है आरएलवीपी, दिस इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डेटा इसका दिया होगा या ये पूछा होगा, या डेटा इसका दिया होगा न्यूमेरिकल में और ये पूछा होगा। तो समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा अब हमें करने इसके न्यूमेरिकल्स। क्या करने हैं? न्यूमेरिकल्स। थ्योरी कंप्लीट हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। जल्दी बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किसके करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के। ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी कंप्लीटेड। डिटेल में मैंने थ्योरी आपको बता दी है। अब जब न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहले इजी टाइप करते हैं, टाइप 1। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल्स कभी भी कहीं से भी। ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ यूरिया विच शुड बी dissolved in 1 kg of water to increase the boiling point by 10%. ठीक है। Kb for water दे रखा है 0.5 केल्विन kg पर मोल। ठीक है। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया बच्चों। ठीक है। इजी रखते हैं, पहले तो इजी रखेंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ यूरिया? यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल। ये आपको अब सिखा रखा है, बार बार नहीं करेंगे। इसका वेट निकालना है। ये मोलर मास ऑफ यूरिया हो गया ना बेटा, मॉलिक्यूलर मास होता है वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 1 kg कितना होता है बच्चों? 1000 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 10%। ठीक है। तो लेट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट मतलब ओपन लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है? 100। तो टीबी क्या हो जाएगा? 10% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 110। तो देयरफॉर डेल्टा टीबी कितना आएगा? टीबी माइनस टी नॉट भी अभी बढ़ा, यानी कि 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, है ना? मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ठीक है। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, और एम क्या होता है? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 ओवर
वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना बच्चों। तो डेल्टा डी भी कितना आया 10, के भी कितना है 0.52, डब्ल्यू भी कितना है निकालना है, एम भी कितना है 60 इंटू 1000 ओवर 100, ये गया है ना। तो डब्ल्यू भी कितना जाएगा 60, 10 से 60 अपॉन 0.52 है ना बेटा। कैलकुलेशन थोड़ी दी है हमने। तो 120 ग्राम के आसपास आ जाएगा, 180 190 ग्राम के आसपास। तो आदमी बात समझ में। हेलो बच्चों, दोबारा से पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है तो फिर दोबारा रिवाइंड करने के लिए हर वीडियो में मैं आपके पास आ जाता हूँ कि बेटा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है, खूब सारा पढ़ना है। चलिए वापस आते हैं। डिसाइड्स हम क्या कर रहे थे बच्चों? हम कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या कर रहे थे? बोलो बोलो बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या कर रहे थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है डेल्टा टीवी, इसको भी हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। क्या होता है? टी नॉट बी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। रबर के लिए यहां जगह कर लेते, ठीक। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर डेल्टा टीबी क्या होता है? केबीएम, डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला। केबी क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। और क्या लिखेंगे? केबी इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यूबी ओवर एमबी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू। जब भी आप किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे आप सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कर रहे हैं, तो पहली बात जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए हल्का सा रिवाइज करा दिया, ठीक है। नाउ विल सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑफ बीपी एलिवेशन, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन फर्दर धीरे धीरे हम मूव ऑन करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। नाउ हमने एक न्यूमेरिकल परसों किया था, पिछले वाले वीडियो में एक न्यूमेरिकल किया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकंड टाइप। ये मेरा टाइप सेकंड है, ऐसे मैंने सारे टाइप बनाने के अलग अलग, ये टाइप सेकंड है मेरा। अब देखो क्वेश्चन समझना, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जैसे ये लिखा होगा तो भैया ये समझ में आना चाहिए इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा? C12H22O11। ग्लूकोज का मोलर मास निकालोगे तो 180 ग्राम, सॉरी C6H12O6, आई एम सॉरी C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, एग्रीड, ठीक है। इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। अब 1 kg मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है 1000 ग्राम्स, और केबी की वैल्यू करेंगे 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, याद रखना। अब मुझे बोला गया एट व्हाट टेंपरेचर विल द वाटर बॉयल। वाटर बॉयल मींस सॉल्यूशन बॉयल। भाई वाटर कौन सा वाटर? जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक। तो अगर आप पानी के अंदर, पानी क्या है? प्योर सॉल्वेंट, उसके अंदर आप क्या करेंगे? 18 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे क्या बोलते हैं? सर एट व्हाट टेंपरेचर विल द वाटर बॉयल। बच्चे बोलते हैं सर हमें तो पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 180 प्रेशर पे कल पढ़ा था 373 केल्विन होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 373 केल्विन, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला नहीं, उसने बोला एट व्हाट टेंपरेचर विल द वाटर बॉयल मींस वो बोल रहा है पानी कब उबलेगा। क्या बोला? पानी कब उबलेगा? जब हम उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उन्होंने हमें ये बोला। अब टी नॉट बी सबको पता है, टी नॉट बी क्या होता है? 373 है ना।
है बच्चों। तो हम क्या निकालेंगे पहले, और आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। अगर हमें टीबी निकालना है तो डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये हमें पता है, टी नॉट बी हमें पता है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। और ये किससे निकालना पड़ेगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूबी ओवर एमबी इनटू 1000 ओवर डब्ल्यू। एग्रीड बच्चों, ठीक है। अब केबी कितना है 0.52, डब्ल्यूबी कितना है 18 ग्राम्स, मोलर मास कितना है 180 इनटू 1000 ओवर डब्ल्यू कितना है 1000। ठीक है, तो कितना आ गया 0.52 इंटू 0.1 यानी कि 0.05, यहाँ गया डेल्टा टीबी। ठीक है, अब हम टीबी यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो टीबी क्या रहेगा, डेल्टा टीबी 0.52 प्लस 373.15, ये होता है एग्जैक्ट 3473.15 टी नॉट बी। तो इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कितना देगा 373.67 केल्विन, ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया। तो दिस इज आवर टाइप सेकंड। नाउ विल मूव ऑन टू टाइप थर्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तो कोई प्रॉब्लम, टाइप सेकंड आया तो उसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। नाउ विल मूव ऑन टू टाइप थर्ड। अब हम टाइप थर्ड पे आते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ हम आते हैं टाइप थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड को इस प्रकार से है, ठीक है, ये बोला गया 0.9 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 87.9 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, और उसने बोला बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय 0.25 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली बात है, जब आप 0.9 ग्राम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे तो अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, पहले डेटा पढ़ा करो बच्चों। डेटा जैसे मैं बोला 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 0.9 ग्राम है। ठीक है, इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, तो इसका मतलब ये डेटा सॉल्वेंट है। ठीक है, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज का मतलब क्या, बढ़ गया। और बढ़ने को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना है 0.1। इसको चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, बात एक ही है। ठीक है, यहां तक आ गया। आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज, ठीक है, 103 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, और उसने बोला कैलकुलेट केबी फॉर बेंजीन। ठीक है बेटा, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एमबी कितना दे रखा है 103 ग्राम पर मोल। और हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, केबी। राइट, केबी मतलब मोलर रिलेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्रीड। अब हमने बोला ठीक है भाई, अब फॉर्मूला क्या है, अब मैं इतनी बार इस फॉर्मूले को लिख दूंगा कि आपको डेल्टा डी इज इक्वल टू केबीएम। ठीक है, केबीएम, तो केबी इंटू डब्ल्यूबी ओवर एमबी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यूएम, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, केबी। तो केबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू एमबी इंटू डब्ल्यूए अपॉन डब्ल्यूबी इंटू 1000। ठीक है बच्चों, डेल्टा टीबी कितना रहेगा 0.25 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 103 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 87.9, डब्ल्यूबी कितना है 0.9 ग्राम इंटू क्या 1000। हो गया, केबी निकल गया। आसान, इजी इजी न्यूमेरिकल से बेटा। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूले का फील आ जाए कि भैया मेरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला ऐसा होता है
और मुझे उसमें से ऐसी ऐसी चीजें सॉल्व करनी पड़ती है। ये फीलिंग है, बस की फीलिंग आ रही है धीरे धीरे, और फीलिंग तब आती है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल्स करने जरूरी है, बिना न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं होगा। तो के भी निकल गया हमारे पास। ठीक है, के भी सॉल्व करोगे तो 2.53 केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा। ये हो गया आपका टाइप थर्ड। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फटाफट। वी आर मूविंग ऑन टू टाइप फोर्थ। जल्दी 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 नोट करिए फटाफट। चलो आगे नोट करिए। नाउ वी मूव ऑन टू टाइप नंबर फोर्थ। अब हम आगे चलेंगे और टाइप फोर्थ पे आएंगे। ठीक है, टाइप फोर्थ पे आते हैं। ठीक, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन raises the boiling point of benzene, ठीक, by 1 degree Celsius। ठीक, calculate the molar mass of solute। ये बोला क्या हमने। ठीक है, और केबी फॉर बेंजीन दे रखा है 2.52। केबी फॉर बेंजीन कितना होता है? केबी फॉर बेंजीन 2.52। ये दे रखा है, इजी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है। बोलो आया ना बेटा, ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होंगे ना वो फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते इसमें। पर आपको करेंगे मुश्किल न्यूमेरिकल भी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा ये? आसान है, करके देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि WP जो मेरे पास है वो है 10 ग्राम। इस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 100 ग्राम। रेजेस, जहां रेजेस वर्ड आ गया इसका मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा टीबी कितना? 1 डिग्री। क्या निकालना है? एमबी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, हो जाएगा ना ये तो राइट। तो केबी क्या होता है? डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यानी कि केबी डब्ल्यूबी ओवर एमबी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यूएम। एमबी क्या निकलेगा? केबी 2.52। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना दे रहा है? 1 डिग्री। ये देगा ना डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यूबी 10 ग्राम अपॉन डब्ल्यूएम 100 इंटू क्या? 1000। हो गया? तो एमडी कितना आ गया? 252। हो गया? कितने टाइप हो गए? 4 टाइप। वी हैव डन द 4 टाइप। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। चलिए नोट करिए फटाफट। 4 टाइप हो गए ना बेटा। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा एक काम करना, अब 4 टाइप्स हमने कर लिए, बाकी मैं अलग से फिर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको इस टॉपिक के। ठीक है, तो 4 टाइप न्यूमेरिकल हो गए। तो अब हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके।